हेलो दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं पढ़ाई क्लब में। हम लोग क्लास 9th की मैथ पढ़ रहे थे। उसमें हम 1.4 तक के सवालों को देख चुके थे और प्रश्नावली 1.5 के भी हम दो सवालों को पूरी तरह देख चुके थे। आज हमें तीसरे सवाल को से हमें वीडियो को शुरुआत करनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाए। तो तीसरे सवाल में कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटे डी है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? ठीक, देखिए अब देखते हैं सवाल क्या। तो इसमें हमें बताना है कि देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वृत्त खींचता हूं, एक वृत्त खींचा हमने, ठीक। अब जो ये वृत्त है, वृत्त की परिधि उसमें सी मान्य कह रहा है। ये जो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि ये होती है, उसका ये जो परिमाप भी इसी को कहते हैं और वृत्त की परिधि भी कहते हैं। इसका जो पूरा गोला होता है ये परिधि होता है। व्यास किसे कहते हैं? व्यास जो ये वृत्त का केंद्र है, उस वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली एक जीवा मतलब होता है कि वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो केंद्र से गुजरने वाली जीवा यानी केंद्र से गुजरने वाली रेखा आपकी व्यास होती है। तो आपकी जो ये परिधि है उसे हमें सी मान्य कह रहा है। परिधि हमें क्या कह रहा है? परिधि हमें सी मान्य कह रहा है, ठीक। और व्यास हमें क्या कह रहा है? व्यास हमें डी मान्य कह रहा है, क्योंकि सी इसलिए कह रहा है क्योंकि परिधि को इंग्लिश में सरकमफ्रेंस कहते हैं और व्यास डी इसलिए कहते हैं क्योंकि व्यास को डायमीटर कहते हैं, ठीक। और इसमें देखिए हमें दिए हुए है कि पाई बराबर सी अपॉन डी हम लिखते हैं। पाई बराबर सी अपॉन डी है क्योंकि ये आपकी देखिए बुक में लिखा हुआ, बुक देखिए खोल के देखिए, उसमें लिखा है पाई बराबर सी अपॉन डी। और अब देखिए मैंने आपको बताया है कि पाई जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अपरिमेय है कि नहीं? और लेकिन आप देखिए सी अपॉन डी, सी अपॉन डी तो ये परिमेय है क्योंकि ये तो देखिए अंश बटे हर के रूप में, पी अपॉन क्यू के रूप में है। तो अब ये चीज अब कैसे संभव है? ये अपरिमेय है और ये जो हमारी जो बराबर की इस पार है सी अपॉन डी है, ये परिमेय है। ये कैसे हो सकती है? क्योंकि परिमेय बराबर अपरिमेय तो नहीं होती है। तो इसमें देखिए कि ये सी अपॉन डी इसलिए दिए हुए है क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे कोई भी परिधि है, सी की जगह में कोई भी आपकी वैल्यू आती है, कोई भी वैल्यू आती है और फिर हमें अगर उसमें इससे डायमीटर यानी व्यास से अगर डी से, ये जो डी है, डी की जगह में मान लीजिए कोई भी संख्या आती है, मान लीजिए परिधि में कोई संख्या आती है और व्यास में आपकी कोई संख्या आती है, बता रहा हूं इससे। तो अगर आप उसमें परिधि में आप व्यास से भाग देंगे तो जो संख्या आएगी ना, जो संख्या आएगी वो आती आपकी अपरिमेय ही है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। पता कैसे चलता है? क्योंकि वो बढ़ती जाती है। मान लीजिए यहाँ अगर हमने भाग दे दिया तो हमारी आएगी 28.34213 1 4 5 6 7 ऐसे चलती जाएगी। मान लीजिए ये तो अपर में हो गई क्योंकि देखिए ये तो कट भी नहीं रही है और रिपीट भी नहीं हो रही। 34 21 32 14 56 7 फिर और बढ़ती जा रही है। तो ये इस तरह की वैल्यू आती है, मतलब अपर में वैल्यू आती है। लेकिन हम अब इसको जो है इतने तो दशमलव के लेंगे नहीं, तो हम इसका संयुक्त मान ले लेते हैं बिल्कुल, यानी सिर्फ हम इसको 28 ले लेंगे, ज्यादा ज्यादा 28.3 ले लेंगे, ज्यादा ज्यादा 28.34 ले लेंगे, ज्यादा ज्यादा बस 2 ही पॉइंट ले सकते हैं, ठीक। या तो हम मेन 28 ही लेते हैं, ठीक। इसलिए ये जो हमारा 28 आया, ये 28.3 आया, 28.4 मतलब 3 4 आया, 34 आया, तो ये हमारी परिमेय होती है संख्याएं। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि क्योंकि ये रियल में अपरिमेय ही है, ये रियल में अपरिमेय ही है, इसलिए हमने इसको पाई के बराबर किया है, ठीक। आगे समझ में? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो पाई है, पाई का कोई अंतर्विरोध नहीं होता, पाई का कोई अंतर्विरोध नहीं। अंतर्विरोध मतलब क्या? अंतर्विरोध मतलब ये जो लिखे था कि ये हमारा ये तो गलत हो रहा है क्योंकि पाई बराबर से पंडी नहीं हो सकता, तो ये क्या सही है? तो ये हमारा लिखा है कि कोई अंतर्विरोध नहीं। अंतर्विरोध बोलते हैं मान लीजिए अगर कोई गलत बता रहा है कि इसमें मान लीजिए गलत है तो अंतर्विरोध लिख दिया, ठीक। अंतर
ये लिख देंगे पाई का कोई अंतर विरोध नहीं है। ठीक, ये हमने लिख दिया पाई का कोई अंतर विरोध नहीं है। अब आप इसके बाद और भी लिख सकते हैं, मान लीजिए आप लिख सकते हैं, तो आप अंतर विरोध नहीं है इसके बाद लिख सकते हैं, जब किसी स्केल या अन्य युक्ति से नापते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, लेकिन हम इसका अनुभव नहीं कर पाते, मतलब क्योंकि इतना ज्यादा हो जाता है तो हमें इसका पता नहीं चल पाता। ठीक, आए समझ में। अब देखते हैं हम अपने अगले सवाल को कि ये अगला सवाल क्या कहता है। तो अब चौथा सवाल कह रहा है कि √9.3 को संख्या रेखा में निरूपित करना। पहले हमें √5, √2, √3 इनको निरूपित करना था, अब हमें √9.3 को निरूपित करना है। तो इसको निरूपित करना भी बहुत सरल है, बस थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले स्केल से आप 9.3 की एक सीधी लाइन खींच लीजिए। 9.3 की एक सीधी लाइन खींच लीजिए। 9.3, ठीक, ये हो गई। यहां से हम मान लेते हैं, इसको दे देते हैं ए नाम, इसको दे देते हैं बी नाम। ठीक, अब 9.3 की हमने ये टोटल लाइन खींची। अब 9.3 की सीधी लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, आपको 1 सेंटीमीटर की और लाइन खींचनी है। ऐसे ही अपने मन से आपको 1 सेंटीमीटर की और खींचनी है, 1 सेंटीमीटर की और खींच दीजिए। अब इसको नाम दे दीजिए, मान लीजिए मैं ओ नाम दे देता हूं। ठीक, यहां से यहां तक की 9.3, फिर इसके बाद हमने एक और दे दी, 1 सेंटीमीटर की और लाइन खींच दी। ठीक, तो अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें ये जो पूरी ए से लेके पूरी ओ तक है, इसको हमें समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित मतलब इसके बीच का कोई हमें पॉइंट निकालना है, मतलब ये कहां से इसका पूरा बीच का पॉइंट क्या होगा। इसके लिए समद्विभाजित करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसकी यहां से ओ पर एक ओ पर रख लीजिए, चाहे ए पर रख लीजिए। ओ से आप रखेंगे और ये जो आपका प्रकार है आपको आधे से ज्यादा लेना है। आधे से ज्यादा, आप आधा तो आपको दिख ही जाएगा कि आधा आपका बिंदु यहाँ कहीं आएगा, यहाँ तो आपको आधे से ज्यादा प्रकार को अपने फैलाना है। ऐसे आपको आधे से ज्यादा फैलाना है। ठीक, आप आधे से कम ना करवा करिएगा, आप आधे से ज्यादा ही करिएगा। आधे से ज्यादा इधर से आप मान लीजिए इतना ले लेते हैं, आप कितना भी ले लीजिए, इतना ले लीजिए। ठीक है, तो आधे से आपको ज्यादा ही लेना। ये मेरा जो ये प्रकार है ये आधे से ज्यादा ही है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसके आप देखिए आधे से ज्यादा है तो इसको यहां से एक चाप मारिए, ऊपर मार दिया एक चाप आपने ऊपर मारा, एक चाप आप अपने आप नीचे मार दीजिए। थोड़ा बड़ा चाप मारिएगा, एक चाप ऐसे जैसे मैंने नीचे मार दिया चाप, ऐसे ये नीचे चाप मारा, आपने नीचे चाप मार दिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको ए पर रखना है, ए बिंदु पर आपको प्रकार की नोक रखनी है। फिर आपको यहां से ऐसे लाइन खींचनी, मतलब ऐसे आपको चाप मारना है। फिर आपको नीचे से भी यही चीज चाप मारना है। अब चाप मारने के बाद ये जो इसका कटांध बिंदु मिला और इसका जो कटांध बिंदु मिला, इनको मिला दीजिए। अब इनको मिलाने के बाद ये रेखा खींच दीजिए। अब ये जो रेखा आपको ए ओ को जिस बिंदु पर काटेगी वो बिंदु इसका समद्विभाजित बिंदु होगा, मतलब अर्ध बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा जिसे कहते हैं। अब ये मध्य बिंदु निकल जाने के बाद आपको क्या करना, आप मध्य बिंदु को भी मान लीजिए कोई नाम दे दीजिए, मैं एम नाम दे देता हूं। ठीक, एम नाम देने के बाद फिर आप करिए क्या, आप एम बिंदु पर एक अपना ये प्रकार रखिए, प्रकार की नोक रखा, प्रकार की नोक। अब आप क्या करिए, आप ये एम बिंदु पर एक प्रकार की नोक रखिए। अब आप एम बिंदु पर एक प्रकार की नोक रखिए और यहां से लेके ए तक की दूरी ले लीजिए, ए तक की दूरी ले लीजिए अपने प्रकार में, ए तक की ले लीजिए चाहे ओ तक की ले लीजिए, बराबर ही है। ये देखिए, अब ये आपको, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ ए से, ये जो ए है, ए से अब यहां से आपको यहाँ पे अपना बिंदु रखना और यहां से ऐसे घुमाते हुए एक अर्धवृत्त खींचते जाना है और ये देखिए ओ पर आके ये मिल जाएगा। ठीक, ऐसे हमने अर्धवृत्त खींच दिया। अब अर्धवृत्त खींचने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको बी बिंदु लेना है। अब बी बिंदु से आपको एक सीधी लाइन खींचनी, सीधी लाइन मतलब 90 अंश का हमें कोण बनाना। 90 अंश का कोण आप स्केल से बना लीजिए। तो आप स्केल से आप बिल्कुल सीधी लाइन खींचिए, सीधी लाइन बिल्कुल जहां तक काटे, बस यहां तक काट रहा है। यहां तक काटने के बाद अब इस बिंदु को ले लिया हमने, इस बिंदु को ले लिया, इस बिंदु को आप मान लीजिए एक नाम दे दीजिए, मैं नाम दे देता हूं, पी नाम दे देता हूं। ठीक,
P नाम देने के बाद आप ये जो O के बाद है, O के बाद आप कोई भी और लंबी आप रेखा खींच दीजिए, और लंबी ऐसी रेखा खींच दीजिए। अब इसकी कोई मतलब वो नहीं है, नाप नहीं है, इसकी कोई नाप नहीं है, आप जितनी लंबी खींचते हैं। ठीक, O तक नाप थी आपकी, यहाँ से A से B तक 9.3, फिर यहाँ से एक और ले लीजिए और फिर O के बाद जितनी लंबी खींच सकें। फिर आप B में आप ऐसे प्रकार की नोट रखिए। फिर P तक की आपको दूरी लेनी है। P तक की दूरी लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे तरफ ऐसे ऐसे डैश 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 करते आना है, नीचे की तरफ आइएगा बिना हिलाए प्रकार को। ठीक, इतना आ गए, बस इतना ही लीजिएगा, ज्यादा नीचे तक मत लीजिए, यहां तक ले लिए। अब देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, इस जगह पे ये बिंदु कट कर रहा है। इस बिंदु को हमने कोई नाम दे दीजिए, मैं नाम देता हूँ एक्स, नाम दे देता हूँ, एक्स नाम दे दिया। और अब देखिए, तो अब ये जो x आ गया, तो ये b से जो x है, 20 रख लीजिएगा, b से p और फिर ये। अब आप इसके अंदर PBX में अगर आप देखेंगे, ये x बिंदु आपकी 9.3 को दर्शाता है। मतलब अगर आप √9.3 को दर्शाता है, क्योंकि अगर आप b से x तक की वैल्यू लेंगे तो ये 9.3 ही आएगी। यहां से लेके अगर यहां तक लेंगे तो ये √9.3 आएगी। तो आप लिख सकते हैं कि bx की दूरी √9.3 है, bx की दूरी 9.3 है। अतः हमने संख्या रेखा में √9.3 को दर्शा दिया। ठीक, इतना आपने लिख दिया, बस इतना ही करना था। 9.3 में √9.3 को दर्शाना था। बस इस सवाल में बस इतना ही है। अब आगे के सवालों को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दो लाइक, शेयर और साथ में चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाए।